I am Shikha and you are watching your YouTube channel Full Solution. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ईवीएस सीरीज। पहला वीडियो ईवीएस का आ चुका है, आप लोगों ने आई होप देख लिया होगा। पहले वीडियो में हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस किए थे आगे के। नाउ वी विल मूव ऑन टू 11 नंबर क्वेश्चन एंड आई विल ट्राई टू कीप द वीडियो शॉर्ट सो दैट आप लोग देख पाए इसको, क्योंकि लॉन्ग वीडियो होने पे एक ब्रेक थ्रू नहीं मिलता है और आप नहीं देख पाते वीडियो को। आई विल ट्राई टू कीप द वीडियो शॉर्ट. So we will start from 11 number question. The 11 number question is, which of the following are important biotic factors that can affect the structure and organization of biological community? क्या क्या important biotic factor है? सबसे पहले वर्ड देखना है, कीवर्ड बायोटिक फैक्टर, मतलब बायो मतलब लाइफ। तो लिविंग फैक्टर के बारे में बात करना है जो स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन को चेंज कर सकता है या अफेक्ट करता है किसी भी इन्वायरमेंट में। तो सबसे पहला है न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, मतलब कितने न्यूट्रिएंट अवेलेबल है, सॉइल कैसी है, सॉइल पीएच दैट मींस एसिडिक है सॉइल, बेसिक है। लाइट इंटेंसिटी, सनलाइट कितनी आ रही है। प्रेसिपिटेशन इज रेन, विंड, टेम्परेचर। प्रीडेशन मतलब कोई एनिमल किसी दूसरे एनिमल को कितना ज्यादा खा रहा है, कंपटीशन कितना है किसी एनिमल के बीच में। अगर पेड़ पौधे कम हो जाएंगे तो फिर जो भी हर्बीवोरस है, जो पेड़ पौधों को खाते हैं, उनको खाने के लिए पेड़ पौधे नहीं मिलेंगे, तो ये प्रिडेशन होता है। कंपटीशन कितना है किसी एक चीज पर, लाइक ट्रीज पे। ट्रीज को ह्यूमन भी यूज कर रहे हैं, एनिमल भी यूज कर रहे हैं, सारे लोग यूज कर रहे हैं, तो फिर ट्री पे कितना प्रेशर पड़ रहा है, कितना कंपटीशन है। नेक्स्ट डिजीज, कोई एनिमल को कोई ट्री को कितने टाइप की डिजीज होता है, तो सारी चीजें ही अफेक्ट करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बायोलॉजिकल कम्युनिटीज में। सो आंसर विल बी डी, ऑल ऑफ द अबव. नाउ मूविंग ऑन टू सेकंड 12 नंबर क्वेश्चन. ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इकोलॉजी आर करेक्ट एक्सेप्ट. इकोलॉजी के बारे में जो भी स्टेटमेंट दिया है वो करेक्ट है, एक को छोड़कर। तो कोई एक है जो करेक्ट नहीं है. फर्स्ट नंबर स्टेटमेंट, इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक एस्पेक्ट ऑफ एनवायरमेंट. करेक्ट. कल ही हम लोगों ने देखा था कि इकोलॉजी या इकोसिस्टम क्या होता है, बायोटिक और एबायोटिक के बीच में इंटरैक्शन को बोलते हैं इकोलॉजी, तो ये तो सही है. नेक्स्ट, ecology is a discipline that is independent from natural selection and evolutionary history. बी नंबर के बारे में बोल रहा है, लाइक आप लोग नेचुरल सिलेक्शन के बारे में पढ़े हैं एंड इवोल्यूशन हिस्ट्री के बारे में. जब आप लोगों ने 8 या 9 क्लास की साइंस की बुक पढ़ी होगी तो वहां मेंडल थ्योरी वो आप लोगों ने पढ़ी होगी, या फिर डार्विन्स थ्योरी ये पढ़ा होगा, जहाँ पे इवोल्यूशन के बारे में बताया गया, नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताया गया कि नेचर में जो फिट है वही नेचर में जिंदा रह पाएगा, बाकी लोग नेचर में जिंदा नहीं रहेंगे, धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जाएंगे. तो ये भी सही स्टेटमेंट है, ये सही है, ये सही है. नेक्स्ट, इकोलॉजिस्ट में स्टडी, सॉरी ये स्टेटमेंट सही नहीं है क्योंकि यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है. इकोलॉजी में नेचुरल सिलेक्शन एंड इवोल्यूशनरी हिस्ट्री डिपेंडेंट है. इकोलॉजी कितना बढ़ेगा, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर 4-5 टाइप के एनिमल है, मान लेते हैं सपोज करिए ABCD 4 एनिमल है. कोविड का एग्जाम्पल लेते हैं, अब कोविड आया या बर्ड फ्लू आता है, कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, बर्ड फ्लू आता है. अगर मान लेते हैं डी की इम्यूनिटी ज्यादा अच्छी है तो जिंदा रह जाएगा, बाकी ये सारे मर जाएंगे. तो इकोलॉजी में नेचुरल सिलेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसीलिए ये डिपेंडेंट है. नेक्स्ट, इकोलॉजिस्ट में स्टडी पॉपुलेशन एंड कम्युनिटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. करेक्ट, इकोलॉजी पढ़ सकता है. नेक्स्ट, लास्ट है, ecology spans increasingly comprehensive level of organization from individual to ecosystem. वेरी करेक्ट. एक इंडिविजुअल से लेकर के पूरे इकोसिस्टम के बारे में इकोलॉजी बात करता है. वेरी करेक्ट. सो ए इज करेक्ट, सी इज करेक्ट, डी इज करेक्ट, रॉन्ग बी. इसका आंसर यहाँ पे गलत दिया हुआ है, ये बी होगा. लेट अस मूव टू द 13 नंबर क्वेश्चन. डेट्रिटस फूड चेन स्टार्ट फ्रॉम. लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था कि हम लोग फूड चेन के बारे में बात करेंगे कि फूड चेन क्या होती है, तो चलिए बात करते हैं फूड चेन क्या होता है. एक सिंगल फॉर्म ऑफ चेन, एक चेन में सिंगल फॉर्म ऑफ चेन जहां पे एक एनिमल दूसरे एनिमल को खा रहा है, एक प्लांट को दूसरा एनिमल खा रहा है, इज नोन एज फूड चेन. लाइक सबसे पहले प्लांट है, या ग्रास ले सकते हैं. ग्रास को रैबिट ने कंज्यूम किया, रैबिट को स्नेक ने कंज्यूम किया, देन स्नेक को वल्चर खा रहा है, फॉर एग्जाम्पल के लिए. तो ये फूड चेन है. अब क्या होता है, फूड वेब के बारे में बात करते हैं. फूड चेन वर्सेस फूड वेब हम लोग देख रहे हैं. ये तो फूड चेन है जहाँ पे एक सिंगल स्केलर चेन में काम होता है. फूड वेब, फूड वेब को इसी से समझते हैं. प्लांट एंड ग्रास है तो क्या उसको सिर्फ रैबिट ही खाता है? नहीं, उसको रैट भी, उसको काव भी खाती है, गोट
अब ये रैबिट है तो क्या इसको सिर्फ स्नेक ही खाता है? रैबिट को और भी एनिमल लाइक लायन, रैट को भी ये दोनों ही खा लेते हैं, काउ, गोट, एंड देन ह्यूमंस भी है यहाँ पे, सभी चीजों को। फिर वल्चर्स भी है, वल ह्यूमन, पारसी लोगों में एक कल्चर होता है ना जिसमें ह्यूमंस को वल्चर खाते हैं, डेड एंड डिकेन रिमेन्स को। तो ये एक पूरा कॉम्प्लिकेट सा नेटवर्क बन जाता है, दिस इज कॉल्ड फूड वेब। एक जाल जैसा बन गया है, इसको हम लोग फूड वेब बोलते हैं। फूड चेन एक सिंगल स्केलर पार्ट एंड फूड वेब ये मिक्स्ड पार्ट को बोलते हैं। डेट्रीसेट फूड चेन का बात करते हैं। फूड चेन अलग अलग टाइप के होते हैं। फूड चेन टेरेस्ट्रियल फूड चेन होती है जो लैंड पे काम करती है, जो अभी हम लोग एग्जांपल ले रहे थे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एक्वाटिक, जो कि रिवर या ओशन पे, ओशन वाली को मरीन बोल लेते हैं कभी कभी, सॉल्ट है ना उसमें, ये ओशन का हो गया। डेजर्ट में फूड चेन होगा, एक सबसे इंपॉर्टेंट होता है डेट्रीटस, जिसके बारे में क्वेश्चन है। डेट्रीटस फूड चेन हमेशा डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है, डेड ऑर्गेनिक मैटर से शुरू होता है। अभी हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं कि ये होता क्या है, डेट्रीटस कैसे काम करता है। लेट अस चेंज द कलर। ओके, डेड लीव्स, मान लेते एग्जांपल, पत्ता टूट गया है, वो मर चुका है, नीचे आ गया, इसको कौन कंज्यूम करेगा? इसको कंज्यूम करेंगे माइक्रोब्स, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, माइक्रोब्स। इन माइक्रोब्स को कौन कंज्यूम करता है? अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म इसको खाता है। अर्थवॉर्म को कौन खाते हैं? बर्ड्स। एंड बाकी आगे आप बढ़ा सकते हैं इसको। उसी तरह से और डेड ऑर्गेनिज्म का बात कर सकते हैं। जंगल में लोग जानवर मर जाते हैं तो क्या होता है, उसको माइक्रोब तोड़ता है पार्ट में, उसके बाद ये चेन ऐसी चलती है। क्लियर? या फिर डेड ऑर्गेनिज्म को डायरेक्ट वल्चर्स, वल्चर को हम लोग फॉरेस्ट क्लीनर भी बोलते हैं, क्योंकि ये डेड ऑर्गेनिजम्स को खाते तो सफाई रखते हैं जंगल में। ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। अब वल्चर का बात आया तो हम लोग वल्चर के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है वल्चर के बारे में जानना, इसके बारे में एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। वल्चर कम हो रहे हैं, क्यों? एक ड्रग है डाइक्लोफिनैक, डाइक्लोफिनैक हम लोग देते हैं काउज को, बफेलो को, बेसिकली मिल्क गिविंग ऑर्गेनिजम्स को। मिल्क गिविंग को हम लोग डाइक्लोफिनैक ड्रग देते हैं ताकि वो मिल्क का प्रोडक्शन ज्यादा करे। अब वो जब जंगल में मरते हैं उसी टाइप के एनिमल, या फिर हम लोग डाइक्लोफिनैक फर्टिलाइजर्स में यूज करते हैं, तो अगर वो लोग मरते हैं तो वल्चर उसको कंज्यूम करता है, तो वल्चर के बॉडी में डाइक्लोफिनैक जाता है। डाइक्लोफिनैक जाने की वजह से वल्चर का डेथ इंक्रीज हो रहा है, वल्चर एक्सटिंक्शन के कगार पे। अभी हम लोग के यहाँ पे वल्चर इंडेंजर्ड है, इंडेंजर्ड स्पीसीज के अंदर आते हैं। डाइक्लोफिनैक इज अ डेंजरस ड्रग फॉर वल्चर। अगर वल्चर नहीं होंगे तो जंगल की सफाई नहीं हो पाएगी। सो एक इंटर रिलेटेड है इकोसिस्टम में, जिसकी वजह से डाइक्लोफिनैक को बैन कर दिया गया इंडिया में। क्लियर? चलिए अब आ गए थे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, हु कॉइन्ड द टर्म एसिड रेन? क्वेश्चन तो आसान है पर इसको समझना होगा, क्योंकि एसिड रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर एग्जाम। एसिड रेन होती क्या है? एसिड रेन वो रेन होती है जब व्हीकल से जो सल्फर एंड नाइट्रोजन निकलती है, जब व्हीकल चलता है तो जो पेट्रोल जलता है, डीजल जलती है, उससे सल्फर और नाइट्रोजन निकलता है। सल्फर और नाइट्रोजन जब जाके एटमॉस्फेयर में वाटर से रिएक्ट करता है तो एसिड रेन प्रोड्यूस होती है। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला तो ये कि एसिड रेन प्रोड्यूस कैसे होता है, कि व्हीकल से जो पॉल्यूशन निकला, सल्फर और नाइट्रोजन, ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और एसिड रेन को प्रोड्यूस करेगा। अब हम लोग ये देखते हैं कि एसिड रेन होता क्या है। आपको पता होगा केमिस्ट्री में ये है 7 पीएच वैल्यू। 7 पीएच वैल्यू मतलब न्यूट्रल है सॉल्यूशन, केमिकल में, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। पीएच वैल्यू 7 मतलब सॉल्यूशन न्यूट्रल है, ना वो एसिड है ना वो बेस है। ये हमारा ब्लड होता है, ह्यूमन ब्लड इज न्यूट्रल, ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है। इसके आगे जितने भी होता है, इससे कम, 7 से कम, यहाँ पे एसिड होता चला जाएगा। एंड इसके बाद जितना भी होता है वो बेसिस होता है। बस ये याद रखना है। एक चीज इसमें याद रखना है, स्किन, ह्यूमन स्किन, ह्यूमन स्किन इज स्लाइटली एसिडिक। क्यों? क्योंकि
जो भी माइक्रोब्स हमारे स्किन में बैठे वो खुद ब खुद मर जाए। एसिड इन्वायरमेंट में माइक्रोब्स जिंदा नहीं रह सकते। इसके लिए एक इंफॉर्मेशन आप लोग और ले लीजिए। स्टोमक, ह्यूमन स्टोमक एसिडिक होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसके अंदर, HCl। जैसे ही फूड अंदर जाता है HCl के सॉल्यूशन में मिक्स हो जाता है, सो दैट फूड में जो भी माइक्रोब्स हो वो वहां पे मर जाए। ओके, द क्वेश्चन इज एसिड रेन के टर्म को कॉइन किसने किया था? तो दैट इज डी, रॉबर्ट अंगस स्मिथ ने बताया था। पहली बार एसिड रेन वर्ड यूज किया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, द डैमेज कॉज्ड बाय एसिड रेन इज ड्यू टू। उसके बाद फिर से एसिड रेन के ऊपर क्वेश्चन। अभी एसिड रेन के बारे में हम लोगों ने इतना देखा। तो देखिए एक चीज देखिए, मान लेते हैं ये नहीं भी आता आपको, तो आप कैसे बनाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन जो आपको नहीं आते? बैलेंसिंग एक पॉजिटिव वर्ड लग रहा है, प्रोटेक्टिंग एक पॉजिटिव वर्ड लग रहा है, एसिड रेन एक नेगेटिव वर्ड है। एसिड रेन से नुकसान ही होता है। बैलेंसिंग एक पॉजिटिव वर्ड है, प्रोटेक्टिंग पॉजिटिव वर्ड है। विच स्टैंडिंग इज ऑल्सो पॉजिटिव वर्ड। विच स्टैंडिंग मतलब साथ में खड़े रहना, तो वो भी पॉजिटिव वर्ड है। लेकिन कोरोसिव, कोरोसिव नेगेटिव वर्ड लग रहा है। ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो डी में टिक मार देना है। इस टाइप से भी एमसीक्यू सॉल्व किए जाते हैं अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है कि एसिड रेन से क्या प्रॉब्लम है, क्यों खराब है ये? क्योंकि ये कोरोसिव नेचर का है। ये किसी भी चीज पे गिरता है तो उसको कोरोड कर देता है, तोड़ देता है, हर मेटल को तोड़ देता है। अब कोई मान लेते हैं ताजमहल, फॉर एग्जाम्पल स्टोरी ऑफ ताजमहल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एसिड रेन। ओके, ताजमहल में बोला जाता है कि ये येलो हो रहा है, वाई? एसिड रेन की वजह से। एसिड रेन आती है तो ये जो मार्बल है ना इसको कोरोड करती है, तोड़ती है, और इसकी वजह से इसका व्हाइट कलर खत्म होकर ये येलोइश हो जाता है, तो कोरोसिव इसका आंसर होगा। आगे भी एक क्वेश्चन है एसिड रेन के ऊपर। यस, दिस मैंने बोला था ना, एसिड रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एसिड रेन रिएक्ट विथ मार्बल एंड लाइमस्टोन टू फॉर्म। एक स्टोरी सुनते हैं इसके बारे में। मथुरा, फेमस फॉर ऑयल रिफाइनरीज। आगरा, मथुरा के बगल में ही है, फेमस फॉर ताजमहल। ऑयल रिफाइनरी से सल्फर बहुत ज्यादा निकलता है, बहुत ज्यादा निकलता है। सल्फर वाटर के साथ मिक्स होता है एंड प्रोड्यूस करता है एसिड रेन। जब ताजमहल येलो होना शुरू हुआ तो लोगों ने समझा कि क्यों ये ताजमहल येलो हो रहा है। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि मथुरा में ऑयल रिफाइनरीज है जिससे सल्फर निकलता है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है, एसिड रेन प्रोड्यूस करता है, विच रिजल्ट इन येलोइश कलर ऑफ ताजमहल। अब क्या किया गया, मथुरा के ऑयल रिफाइनरीज को बंद करा दिया गया, उनको दूर करा दिया गया ताजमहल से, सो दैट एसिड रेन का इफेक्ट ताजमहल पे ना पड़े। इट इज सेवेंथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड ना। दैट इज वाई इट इज इम्पोर्टेंट। ये हेरिटेज है इंडिया का, इसको प्रिजर्व करना इम्पोर्टेंट है। इसका आंसर होगा कैल्शियम सल्फेट। जब ये लाइमस्टोन के साथ मिलता है या मार्बल के साथ मिलता है तो कैल्शियम सल्फेट प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से येलो कलर हो जाता है। कैल्शियम की वजह से येलो कलर होता है, कैल्शियम सल्फेट की वजह से। कैल्शियम में सल्फर की लेयर आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। द इकोलॉजिकल पिरामिड ऑलवेज स्टार्ट विद द फॉलोइंग एट बेस। कल ही बताया था ना इकोलॉजिकल पिरामिड, हम लोगों ने कल देख लिया था। आप लोग प्लीज प्रीवियस लेक्चर को रेफर करेंगे इसके लिए। इकोलॉजिकल पिरामिड में सबसे नीचे क्या होते हैं? यहाँ पे बेस पे क्या होता है? सिंपल आंसर, प्रोड्यूसर। बाकी इकोलॉजिकल पिरामिड इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग चेक करिएगा प्रीवियस लेक्चर में। 18 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। एनर्जी का बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, इसको पहले समझते हैं कि क्या होता है। एनर्जी के दो सोर्सेज होते हैं, रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड नॉन रीन्यूएबल। रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जिसको हम लोग रीन्यू कर सकते हैं, नया आ सकता है, लाइक सन। सनलाइट इज एनर्जी ना, सोलर एनर्जी जिसको बोलते हैं, यहाँ पे सोलर लिख लो। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर, ये सारा एनर्जी है जो रिसाइकल करा जा सकता है, वापस से रीन्यू करा जा सकता है। नॉन रिन्यूएबल जो एक बार यूज हो गया तो वो खत्म हो गया, लाइक कोल, ऑयल, गैस, ये सारा नॉन रिन्यूएबल है, एक बार यूज किए खत्म हो गया। अब यहाँ पे नॉन रिन्यूएबल क्या है? फॉरेस्ट रिन्यू किया जा सकता है, वाटर रिन्यू, वाइल्ड लाइफ आ सकता है, पर कोल इज नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, क्लियर। नाउ मूविंग ऑन टू 19 नंबर क्वेश्चन, चिपको मूवमेंट वाज स्टार्टेड टू कंजर्व। वेरी इंपॉर्टेंट, चिपको मूवमेंट के बारे में दो तीन फैक्ट्स हम लोग जान लेते हैं, फैक्ट जानना ज्यादा जरूरी है। आपको पता होगा चिपको मूवमेंट 1973 में शुरू हुआ है, गढ़वाल हिमालयाज में शुरू हुआ था, उत्तराखंड एरिया का नाम था उत्तराखंड।
भागीरथी रिवर पे शुरू हुआ था जब गवर्नमेंट पेड़ काटना शुरू की थी डैम्स बनाने के लिए, तब वहां के लोगों ने पेड़ से चिपक कर नॉन वायलेंट मूवमेंट किया था, दैट इज नोन एज चिपको मूवमेंट। क्वेश्चन में पूछा जाए चिपको मूवमेंट नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ इंडिया का बात है, क्लियर। एंड इनके लीडर थे सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदर लाल बहुगुणा। किस चीज को कंजर्व करने के लिए? फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए। अब एक याद बात करते हैं, चिपको मूवमेंट की तरह ही एक साउथ में मूवमेंट हुआ था, साउथ इंडिया में मूवमेंट हुआ था, दैट इज एपिको मूवमेंट। एपिको मूवमेंट 1983 में हुआ था, कर्नाटका में वेस्टर्न घाट में हुआ था। इसके लीडर थे पांडुरंगा हेगड़े। ये भी सेम चीज है, यहाँ पे वेस्टर्न घाट को बचाने के लिए लोग उसको हक करके खड़े हो गए थे। नॉन वायलेंट तरीका का प्रोटेस्ट था कि हम पेड़ काटने नहीं देंगे, क्योंकि जो लोकल पीपल है उनको पेड़ से बहुत पैसे आते हैं ना, उनके लिए तो पेड़ बहुत इंपॉर्टेंट है, नेचर की तो लोग पूजा भी करते हैं। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज लेक्चर, क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट इज कॉमन टू टेक्निक? ये तीन टेक्निक्स के बारे में बात की गई है, इन तीनों में क्या कॉमन है ये देखते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन दैट यू नो विद द नेम ऑफ IVF। क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो का मतलब होता है आइस, मतलब किसी चीज को बहुत ठंडे इन्वायरमेंट में प्रिजर्व करना। टिश्यू कल्चर मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक टिश्यू लेना और उसको जाके लेबोरेटरी में ग्रो कराने, लाइक लीवर जिसको बोलते हैं, लीवर का थोड़ा सा पार्ट लेते हैं ना और लैब में ग्रो कराने से पूरा लीवर बनाया जा सकता है। टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है। ओके, तो अब देखते हैं क्या होता है। पहला क्या ऑप्शन है? ऑल आर in situ conservation method. B, all are ex situ conservation method. C, all require ultra modern equipment and large space. And all are method of conservation of extinct organism. तो यहाँ पे कंजर्वेशन मेथड के बारे में बात करते हैं। चलिए हम लोग भी बात करते हैं कंजर्वेशन मेथड्स होते क्या है, कितने टाइप के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंजर्वेशन मेथड। सबसे पहला इन सीटू एंड एक्स-सी2, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है पिछले टाइम पे भी एग्जाम में, वहां पे पूछा था कि बोटानिकल गार्डन इन सीटू है कि एक्स-सी2 है। बोटानिकल गार्डन एक्स-सी2 है, बोटानिकल गार्डन। जू, जू इन सीटू है या एक्स-सी2 है? एक्स-सी2 है। अभी बताते होता क्या इन सीटू मतलब, जहां पे वो एनिमल्स रह रहे हैं उनके ओरिजिनल प्लेस में ही उनको प्रिजर्व करना, लाइक फॉरेस्ट में। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? नेशनल पार्क, लाइक झारखंड में बेतला नेशनल पार्क है, और भी बहुत सारे नेशनल पार्क है पूरे इंडिया में। तो उस तरह से नेशनल पार्क में हम लोग क्या करते हैं, वहां पे एनिमल रहते हैं, नेशनल पार्क को हम लोग घेर देते हैं कि हाँ यहाँ पे कोई नहीं जाएगा। तो वो प्रिजर्वेशन वो इन सीटू हुआ, जहां वो लोग रह रहे हैं वहीं पे उनको बचाना है। एक सीटू उनको लेके आना और कहीं और बचाना है, लाइक जू, ह्यूमन मिड प्लेस में उनको इन्वायरमेंट दिया जाता है ताकि वो बचे, लाइक जू, बोटेनिकल गार्डन, लैब, ठीक है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, अब देखते हैं इसके बारे में, क्या ये तीनों इन सीटू है? नहीं है, इन सीटू तो एकदम ही नहीं है, गलत हो गया। क्रायो प्रिजर्वेशन मतलब कोई भी चीज को हम लेके जाएंगे और आइस में प्रिजर्व करेंगे, तो इन सीटू तो नहीं है। ऑल आर एक्स सीटू कंजर्वेशन मेथड, सही है, सारा एक्स सीटू है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जब हम एम्ब्रॉय ग्रो करवाते हैं लेबोरेटरी में, तो वो लेबोरेटरी में हो रहा है ना, आइस में हो रहा है ये ले जाके। और टिश्यू कल्चर तो आप लोग, सिंपल टिश्यू कल्चर अगर आप लोग जाने तो रोज, जब रोज का प्लांट उगाते हैं तो उसका थोड़ा सा पार्ट काट के उसको उगा लेते हैं ना, तो वो टिश्यू कल्चर हुआ। नेक्स्ट, ऑल रिक्वायर अल्ट्रा मॉडर्न इक्विपमेंट एंड लार्ज स्पेस, नहीं, सबको लार्ज स्पेस या अल्ट्रा मॉडर्न इक्विपमेंट नहीं चाहिए। एंड लास्ट, ऑल मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एक्सटिंक्ट एनिमल, नहीं, गलत। ह्यूमन एक्सटिंक्ट नहीं हुए हैं ना, ह्यूमन तो है दुनिया में, पर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तो हो रहा है, तो एक्सटिंक्ट एनिमल के लिए ये नहीं है, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। सो आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को 10 क्वेश्चन। नाउ वी विल मीट टू द नेक्स्ट वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप कमेंटिंग, थैंक यू वेरी